Everyone, welcome to the DevOps Driven Cloud. Today we are diving deep into the world of cluster autoscaling. So, we have been searching for a reliable way to scale our cluster efficiently, and guess what? We have found it. So, we'll talk about the challenges that we have encountered with our current setup and the solution, and what we really need moving forward. But fear not, we have got something exciting to share with you today. Ever heard of Karpenter? It's the potential solution we have been waiting for to tackle our scaling issues in Kubernetes clusters. Now, imagine you have a Kubernetes cluster with just one node, and आप उस cluster को बोलते हैं, let's run a new pod with a simple definition, maybe a HTTP pod, और वो successfully run हो जाता है because there was one node available to schedule that pod. Now, if we throw another pod, run that as well because there is enough resource right now. But if we repeat the same process, Kubernetes will hit a resource limit where जहाँ पे वो और भी कोई पॉड को सेम नोड पे शेड्यूल नहीं कर सकता है, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉड होगा वो पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा बिकॉज देयर इज नो कैपेसिटी अवेलेबल नाउ. तो नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस इज स्केलिंग. हम क्या कर सकते हैं, हम क्लस्टर को एक और नया सेकेंड नोड ऐड करके स्केल कर सकते हैं. वी कैन डू इट मैनुअली, बट व्हाई बॉदर व्हेन वी हैव आवर ऑटो स्केलर. सो हियर कम्स द क्लस्टर ऑटो स्केलर. क्लस्टर ऑटो स्केलर क्या करता है, it dynamically expand and contract your cluster based on the workload requirement. जैसे ही old capacity full होती है and there is a requirement for more capacity in the cluster, cluster autoscaler नए node add कर देता based on the requirement. This is what cluster autoscaler do. But as always, there are a few wrinkles in this setup. So here's the thing. If we have a node group for C5 या C6X large instances, then जब भी रिक्वायरमेंट आएगी फॉर अ न्यू नोड इन दैट नोड ग्रुप, वो सेम कैपेसिटी का एक नया नोड ऐड करेगा. दिस ऑफन लीड्स टू लेक ऑफ इफिशिएंसीज. नाउ पिक्चर दिस, हमारे पास एक नोड है विथ लाइक 4 कोर और एंड 8 GB ऑफ मेमोरी. नाउ हमको एक बहुत छोटा सा पॉड रन करना है, लेट्स से कर्ल पॉड. बट उस समय हमारे क्लस्टर में कोई भी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है. तो क्या होगा, एज वी टॉक्ड, क्लस्टर ऑटोस्केलर उस कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए एक नया लोड लॉन्च करेगा. बट क्लस्टर ऑटोस्केलर की कॉन्फ़िगरेशन में बस एक ही नोड टाइप है विच इज 8 GB. हमको ज़रूरत आई गेस 128 MB की है, उससे भी कम. सो लेट्स से वी गिवन अ रिसोर्स लिमिट ऑफ 512 MB. अब यहाँ पे हमको 512 MB मेमोरी की ज़रूरत है, बट क्लस्टर ऑटोस्केलर ने लॉन्च किया एक 8 GB वाला इंस्टेंस. नाउ यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रिसोर्स इज सिटिंग आइडल, और ये और भी खराब होता है. राइट नाउ हम बात कर रहे हैं कि हमने छोटा रिसोर्स रिक्वेस्ट किया, बट सामने से एक फुल इस रिक्वायरमेंट करने के लिए बड़ा रिसोर्स नोड बना. In vice versa, if we request a larger resources than the standard configuration that we have in cluster autoscaler, like 4 कोर 8 GB वाली configuration है और हमने request कर दिया 16 GB वाला, then in that case also वो node को create नहीं करेगा because वो उसको fulfill ही नहीं कर सकता है. It cannot schedule with the same configuration. तो यहाँ पे ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आती है क्लस्टर ऑटोस्केलर में. Although you can create a node group again with that 16 GB configuration, but it adds to another work, which is not very efficient. Now, what if your app requires specific resource should be deployed into a specific zone for optimal performance? ये बहुत बार होता है कि मेरे कस्टमर जो हैं वो मुंबई रीजन में हैं, तो मैं अपना रिसोर्स मुंबई रीजन में डिप्लॉय करना चाहूँगा,
विद बेस्ड ऑन डिफरेंट, और मैं एक उस एजी में सेटअप करना चाहता हूँ जहाँ से मेरे को लेटेंसी कम पड़े। तो उस केस में भी आपको अलग अलग नोड ग्रुप अलग अलग एजीज के लिए कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, विच इज नॉट एफिशिएंट एट ऑल। ये जो मैसिव वर्कलोड फिट नहीं हो रहा है एग्जिस्टिंग, सो ये एक इनएफिशिएंसी है क्लस्टर ऑटोस्केलर की। एंड व्हाट इट नीड एक्चुअली इज अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस, a system that understands your app's demand and adjust node size and place them accordingly। कहाँ प्लेस करना है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने ऐप के साथ भेज रहा हूँ। अब वो क्लस्टर ऑटोस के लिए काम होना चाहिए था कि वो सारी रिक्वायरमेंट ले और उसको उस हिसाब से ही शेड्यूल कर दे, बट यदि क्लस्टर ऑटोस के पास वो नोड ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो उसको नहीं शेड्यूल करे। हियर कम्स द कारपेंटर। नाउ कारपेंटर isn't just smart, it's very intuitive. Combine your instruction with just right amount of intelligence to optimize node creation and placement. With Karpenter, you get scalability you need, specific tailored for your workload. Whatever your workload has requested, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको कारपेंटर के थ्रू मिल सकती है विद सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। सो इन द कॉम्प्लेक्स वर्ड ऑफ क्लस्टर ऑटो स्केलिंग, कारपेंटर आपको क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी दोनों देता है। सो इट्स टाइम, let's jump straight into the demo. I'll walk you through setting up Karpenter and कैसे उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एंड विल गो थ्रू लॉन्चिंग scheduling a resource and seeing how the carpenter launches new pods, what is the process behind the scenes, how efficient it is, what are the options for cost efficiency and all of those. Let's jump straight into the demo now. I'll walk you through about the carpenter resources, setting up the carpenter and everything. So yeah, first thing first, we need to create a cluster itself. Now, I won't be guiding you through the process, assuming you are already familiar with the setting up the clusters and the resources that are required for that. But if you want, uh, let me show you some resources that you can follow just for the purpose of demo, creating clusters and how you can get it up and running for your testing, your learning purposes or anything. So अब इसमें यदि हम बात करें क्या क्या रिसोर्स है, the documentation is very good in terms of if you're using it just for EKS AWS, the lower compute cost, minimize operational overhead. So these are some of the uh, benefit of Carpenter that they claim, and I support them on 100% on these claims. आपको यदि क्लस्टर सेटअप करना है, if you don't have any cluster running for demo or learning purpose, so uh, you will be needing AWS CLI setup. तो आप पहले से वो एक्सेस की सीक्रेट की, इफ़ यू यूजिंग दोज, वो सेटअप कर लेना आपके CLI में। और यदि आप रोल या कुछ और सैमल टूल यूज़ करते हो, वो सेटअप कर लेना उस अकाउंट के लिए। Then you will be needing kubectl because we'll be running kubectl command. How you can work with Kubernetes without utilizing kubectl. So that's what you need again. And then we'll be needing eksctl. This is totally optional. It's not required for your setup in production or anywhere, because uh, this is basically is used to set up or interact with EKS specific. So आज के हम डेमो में इस EKS CTL को यूज करके क्लस्टर सेटअप करेंगे। अब you need Helm as well because we'll be installing Carpenter with the help of Helm. These are the four utilities that you need at the start. Now once you are set up with these, हम कुछ environment variable set करेंगे। कारपेंटर नेम स्पेस, हम किस नेम स्पेस में सेटअप करना चाहते हैं कारपेंटर को। नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू नेम स्पेस कॉल्ड कारपेंटर इटसेल्फ, और यू कैन सेटअप इन क्यूब सिस्टम बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम। तो वहाँ आप रख सकते हो जस्ट फॉर सेफर साइड। And then the Carpenter version that we'll be using today is 0.3.5. Kubernetes cluster version will be 1.29, which is latest by the way, and few more environment variables. Uh, this is
पार्टीशनिंग, AWS पार्टीशनिंग विच इज AWS itself, हम स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं। क्या क्लस्टर नेम रखना है, इफ यू क्रिएटिंग अ न्यू क्लस्टर, तो यू कैन put any name that you want, a default region, account ID. It will get account ID with this command, sts get caller ID, and the temp directory for any temporary resources. Now you can verify what are the environment variable you have set, और वो सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कर लेंगे हम। अब इसके बाद यदि हम देखें तो हमको क्लस्टर क्रिएट करना है। नाउ द स्टेप इज, if you want to do it. If you don't, you already have cluster running, just follow along uh, me when I'll start the Karpenter setup. I'm just telling कहाँ से क्या क्या करना है। So यहाँ पे if you see the first command, this curl command, ये prerequisite setup कर रहा है, which is setting up a role for Karpenter master and the Karpenter nodes. तो मास्टर को कुछ सर्विस परमिशंस चाहिए, विच आर लाइक इंस्टेंस लॉन्च करने की, और जो भी इमेज फेच करने की, और अदर जो भी सर्विसेज जैसे एस क्यू मेंटेन करने की फॉर द स्पॉट इंस्टेंसेस, तो वो सब चीज़ें की परमिशन हम देंगे। एंड देन द नोड एक्चुअल रोल दैट विल बी अटैच टू नोड, तो वो बेस्ड ऑन योर यूज केसेस आपको क्या करना है वो सेटअप रहेगा। नाउ if you see, the second command is eksctl create cluster. Now हम ये हमने रूल्स बना लिए हैं, तो हम अब क्लस्टर सेटअप करते हैं। दिस इज जस्ट वन कमांड। यहाँ पे आप ये कमांड यूज़ करते हो, फिर आप ये फाइल पास करते हो विच इज़ क्लस्टर कॉन्फ़िग। इट्स नथिंग बट लिटिल बिट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड हमको क्लस्टर में क्या क्या सेटअप करना है। तो हम क्लस्टर में परमिशन सेटअप कर रहे हैं, जो रोल हमने पहले क्रिएट किए हैं उनको सर्विस अकाउंट के साथ अटैच कर रहे हैं। दीज आर ऑल रोल्स एंड परमिशन दैट आर क्रिएटेड विद दिस क्लाउड फॉर्मेशन। अभी जैसे ही ये सब डाल देंगे, तो यदि आप डेमो के लिए आपके लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हो, तो दीज आर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, यू नो। उसके बाद आइडेंटिटी मैपिंग, फिर हम एक मैनेज ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। नाउ व्हाई मैनेज ग्रुप? हाँ, क्योंकि कारपेंटर को तो कहीं चलना पड़ेगा ना, कंट्रोलर को। हाउ विल इट प्रोविजन बिफोर प्रोविजनिंग? तो हम एक मैनेज नोड ग्रुप रखेंगे जिसमें हम कारपेंटर और जो हमारी कोर सर्विसेज हैं क्लस्टर की, जैसे VPC CNI या ऐसी कोई रिक्वायर्ड से EBS सर्विस, जो भी हमको चाहिए वो हम मैनेज नोड ग्रुप में डाल देंगे। यू कैन चेंज द इंस्टेंस टाइप, इट डजंट नीड दिस बिग। तो आप इसको T3 मीडियम या जो भी डेमो के लिए स्मॉल रख सकते हैं। एंड द डिजायर्ड कैपेसिटी एक कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन टेस्टिंग। दिस इज दैट्स इट। ये सेटअप कर देगा आपका क्लस्टर। वंस योर क्लस्टर इज अप, आपको कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेनी है आपकी क्लस्टर एंड पॉइंट कारपेंटर आई एम रोल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट मी शेयर माय टर्मिनल नाउ, और हम वहाँ पे बात करते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है। ओके, as you can see, we are on the terminal. I've already set the cluster. These are the steps that I followed. So आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केस क्रिएट क्लस्टर मैंने चलाया, तो इसने ये रिसोर्स क्रिएट किए हैं, सबनेट आईपीज वगैरह निकाली हैं। सो मेक श्योर योर VPC, यू ऑलरेडी हैव VPC एंड ऑल सबनेट सेटअप। तो ये मेरा क्लस्टर सेटअप हो गया है। और उसके बाद let's clear the screen. There are few resources that we need. First is cluster endpoint. ये हमको कारपेंटर को फॉरवर्ड करना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम ये एक्सपोर्ट करके लेते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट टर्मिनल वेरिएबल में रहे। नाउ ये हो गया। उसके बाद हमको IAM रोल भी चाहिए होंगे, तो हम IAM रोल्स वगैरह कर लेते हैं। दिस इज गेटिंग द IAM रोल एक्सपोर्टेड। अब यहाँ पे हमने ये सब पार्टीशन और ये चीज़ें हमने पहले से कर रखी है, इफ़ यू रिमेम्बर। अब हम ये दोनों चीज़ देख लेते हैं, हमारा सही से एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। So now you can see cluster endpoint is already exported and ARN is also there, which is correct. Yep, that's the correct ARN. Once this is done, हमको एक सर्विस लिंक रोल बनाना है if we want to launch a spot instance. तो ये सर्विस लिंक रोल है, done. This is created.
नाउ ये क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप विल बी सेटअप द कारपेंटर। फर्स्ट थिंग इज कि हमको हेल्म का अनऑथेंटिकेटेड कॉल करना है। हमको लॉग आउट लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेक श्योर यू आर लॉग्ड आउट। उसके बाद विल बी सेटिंग अप दीज। नाउ इफ यू सी दीज आर helm install command, basic helm install if you know about the helm. Helm upgrade install Karpenter. This will be the install name, release name of helm. यहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये OCI रेपो से। वर्जन हमने एक्सपोर्ट कर लिया था पहले ही, विच इज़ 0.0.35.1। दिस इज द वर्जन। नेम स्पेस हमने क्यूब सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, विच इज़ ऑलरेडी एक्सपोर्टेड। क्रिएट नेम स्पेस इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्यूब सिस्टम तो होता ही है। फिर उसके बाद हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, सेटिंग द क्लस्टर नेम सो दैट कारपेंटर नोज विच क्लस्टर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन। तो क्लस्टर का नाम यहाँ पे है विच वी ऑलरेडी एक्सपोर्टेड एट द बिगिनिंग। हमें क्यू नेम है, ये हमने वो क्लाउड फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिखाया था एट द फर्स्ट स्टार्ट, जिससे हम आई एम रोल्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे हमने क्यू सेटअप किए थे, तो ये क्यू का नाम है। फिर उसके बाद हम क्या रिसोर्स दे रहे हैं, अभी हमारे कारपेंटर का जो कंट्रोलर सेटअप होगा, जो रिसोर्स आएंगे उसके लिए ये रिसोर्स लिमिट एंड ऑल। तो I'll set enter here and wait. Let's see कि ये कितना टाइम लेता है। I'll pause the video here and we'll start once it's done. Okay, so now this is deployed. आप देख सकते हो इस नाम से deployed हुआ है। कौन से नेम स्पेस में हुआ है, what's the status. So this is deployed. We can see the resources. ये get all hyphen cube system, क्योंकि हमने उसी वाले नेम स्पेस में इसको सेटअप किया है। तो हमको और भी रिसोर्सेज दिखेंगे, बट हम देख लेते हैं। कारपेंटर का ये 2 नोड आ चुके हैं, ठीक है। एक सर्विस सेटअप हो चुकी है कारपेंटर की, जस्ट टू कम्युनिकेट एंड रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट फॉर कारपेंटर। दीज आर द रिसोर्सेज जो कारपेंटर ये हेल्म से सेटअप हो गया। नाउ हमारा कारपेंटर इज अप एंड रनिंग एंड रेडी टू टेक द रिक्वेस्ट। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास हमारे क्लस्टर में 2 नोड सेटअप किए थे मैंने, आप एक भी कर सकते हो, तो एक मैनेज नोड पहले से है। तो यदि मैं एक डिप्लॉयमेंट रन करता हूँ अब, तो कोई और ऑटो स्केलर सेटअप है नहीं इसमें, कोई क्लस्टर ऑटो स्केलर है नहीं, तो मैनुअल मैं नोड ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। बट अभी मेरे पास जो 2 नोड हैं उनमें मैं यदि ज़्यादा रिसोर्स डाल देता हूँ तो फिर कारपेंटर ट्रिगर होना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स टेस्ट दिस फर्स्ट। उसके बाद मैं आपको कारपेंटर की कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा कि नोड पुल क्या होता है, बट लेट्स जस्ट टेस्ट द कारपेंटर जैसा चलता है। तो दिस इज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। वी आर क्रिएटिंग अ नोड पुल। नोड पुल हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कारपेंटर की, जो हम प्रोवाइड करते हैं कि हमको क्या इंस्टेंस टाइप चाहिए, क्या इंस्टेंस टाइप आप चूज़ कर सकते हो। तो if you remember with cluster autoscaler we were given like instance type specific, यहाँ पे आप instance category दे सकते हो, किस जनरेशन से है वो दे सकते हो, कैपेसिटी क्या यूज़ करनी है which is also optional, तो आप यहाँ पे दोनों दे सकते हो, स्पॉट एंड ऑन डिमांड। और अभी हम स्पॉट करते हैं क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग टेस्टिंग। व्हाट ओएस यू वांट, व्हाट आर्किटेक्चर, ऑल दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन दैट यू कैन गिव। उसके बाद हम ये नोड क्लास रेफ, बिकॉज दिस इज नोड पुल में हम इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन और लिटिल बिट मोर इंफॉर्मेशन अराउंड द नोड लाइफ स्टाइल, लाइफ लाइन एंड ऑल वी गिव। बजट डिस्क्रिप्शन, बजट कंसोलिडेशन कैसा होना चाहिए, ये सब हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। और नोड क्लास में हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं किस सबनेट में नोड लॉन्च होना है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होकर लॉन्च होगा, और क्या कौन सी इमेज यूज़ करेगा। दो सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन गोज टू द नोड क्लास। आप ईबीएस का जनरेशन 3 यूज़ करना है, आपको मेटा डेटा में क्या देना है, जैसे IMDS v2 वर्जन इनेबल करना है, तो वो सब मेटा डेटा के थ्रू आप नोड क्लास में डालोगे। तो इंस्टेंस से रिलेटेड इस टाइप कहाँ लॉन्च होना है, ये सब दिस ऑल गोज टू नोड पूल। बट इंस्टेंस
की कॉन्फ़िगरेशन, लाइक कौन सी EMI से लॉन्च करना है, कहाँ कौन से सबनेट में लॉन्च करना है, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, वो सब नोड क्लास में जाता है. सो दिस इज बेसिक. विल गो इन टू डिटेल, बट लेट्स क्रिएट अ प्रोविजनर and the node pool. So these are CRDs basically. So if you once you've created it, you can go into the CRDs and see these created. Now you see ये दोनों create हो गए हैं हमारे node class, EC2 node class and node pool. अब हमारा जो Carpenter है is ready to serve or launch the node. So let's do one thing. Let's create a deployment विद अ पॉज इमेज, जो कि थोड़ी देर तक जिंदा रहे और हम देख पाएँ कि क्या चल रहा है. तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इट्स डिप्लॉयमेंट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, deployment kind. And by the way, these are configuration are available on the Carpenter documentation directly. So I'm just utilizing those, not writing my itself. It's like if I write it, it's like reinventing the wheel. तो वो ज़रूरत नहीं है, हम उससे ही डेमो कर सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें उसी से समझा देता हूँ. तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिप्लॉयमेंट काइंड. इसका नाम इन्फ्लेट रखा हुआ है हमने. रेप्लिका अभी 0 है, हम इसको बढ़ाएंगे. Selector template and the specification, this is the image that we are using, so pause image. और एक CPU चाहिए हमको, this is what we are requesting. तो हम इसको सबमिट करते हैं. अब now if I run KCAD deployments, I should be seeing this without any nodes. So you see, there is no node. Now हम क्या करते हैं, इसको हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, इट्स लाइक स्केल करते हैं. यस, सॉरी, मैंने नाम इन्फ्लेट उसमें नाम इन्फ्लेट है तो आई वाज. अभी हम इसको 5 रेप्लिका देते हैं बिकॉज हमारे पास, इफ यू मतलब नोड हमारे पास हैं, तो यदि हम एक और 2 रेप्लिका देंगे तो हो सकता है कि हमारे ये नोड जो एग्जिस्ट, हमारे ये पॉड जो एग्जिस्टिंग नोड है उसमें शेड्यूल हो जाए, तो हम कारपेंटर को इन वर्क देख ही नहीं सकते. तो हम 5 देते हैं ताकि जो कुछ शेड्यूल हो रहे हैं उसके बाद वो कैपेसिटी फुल है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर लाइक 1 CPU. और मैंने लॉन्च किए हैं T3 लार्ज. Let me show you the nodes that we are having right now. get nodes. तो हमारे पास ये 2 नोड्स हैं. अभी हम क्या करते हैं, ये स्केल चलाते हैं रेप्लिका 5 एंड देन विल सी इन्फ्लेटेड के गेट पॉड्स. लेट्स सी, ये देखिए, सी अभी पेंडिंग में है. विल रिफ्रेश एंड सी कि कोई शेड्यूल हुआ है. कोई भी शेड्यूल नहीं हो रहा. नाउ व्हाट विल डू इज, हम कारपेंटर के लॉग देखते हैं, वहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या. तो हम इसको देखते हैं. ये इफ़ यू सी, नाउ इफ़ यू सी, इसको मिले प्रोविजनेबल पॉड्स जो कि ये हैं. नाउ व्हाट इट विल डू इज कि इसने कैलकुलेशन भी कर लिया है कि कितना CPU चाहिए, क्या चाहिए. नाउ दिस हैज़ द कैलकुलेशन. और क्या करना है, तो नाउ इट हैज़ स्टार्टेड लॉन्चिंग. तो वो सारा कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन ये इंटेलिजेंटली कर लेता है. यू डोंट हैव टू बी डिसाइड कि मैं 1 कोर के 5 पॉट चलाऊंगा तो 5 कोर हो जाएंगे, और वो कौन सा इंस्टेंस टाइप चूज़ करना है, कितनी मेमोरी, तो वो सब. दिस इज़ वॉट कारपेंटर मेक ईजियर इन योर लाइफ. तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है. इवेंचुअली दैट्स व्हाई सिस्टम आर मेड टू मेक योर लाइफ इजी. तो ये इसने कर दिया है node launch. I'll just quit out from the log and just see the get pods. All of them are running. ये वाला जो नोड है ये सेटअप हुआ है कारपेंटर के थ्रू. सो 144. So if I just get nodes, I will see 3 nodes now. Yes, yes. This one is the latest one, 85 seconds ago, 144. And if I see the description of any of these, and if you see ये किस किस नोड में असाइन हुआ है, यू कैन सी इट्स इन 144, द सेम नोड. तो एट द स्टार्ट ये एरर भी आया था बिकॉज इनसफिशिएंट CPU, जो हमारे एग्जिस्टिंग नोड थे उसमें नहीं थी कैपेसिटी. देन कारपेंटर सी ओके वी नीड टू फुलफिल दिस कैपेसिटी, और उसने शेड्यूल कर दिया. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अभी मैं थोड़ी सा आपको इन्फॉर्मेशन नोड पूल और नोड क्लास पे दे देता हूँ. Will not go very deep into each of the options, but yeah, mostly options that are required for you to get started with Carpenter. We'll see. So I've deleted my demo. एक बार मैं यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ
कि मैंने पॉड्स डिलीट कर दिए, देयर इज नथिंग। नाउ व्हाट विल हैपन टू द कारपेंटर नोड? ऑल आर पोर्ट डिलीटेड। तो हमारा जो कारपेंटर वाला नोड था वो एम्प्टी हो गया। वो एम्प्टी हो गया तो उस पे ये टेंट लग गया। इफ यू सी हियर इट सेज डिस्क्रिप्शन वाया कंसोलिडेशन डिलीट टर्मिनेशन वन नोड, और ये उस नोड को डिलीट कर रहा है। दिस इज वेरी इफिशिएंट बिकॉज इट्स नॉट सेविंग कॉस्ट एज वेल। जैसे ही मेरे नोड पॉट डिलीट हुए, नोड इज एम्प्टी, इट्स बीन डिलीटेड। यू कैन अपडेट द टाइम कि इतनी जल्दी डिलीट नहीं करे, बट या दिस इज इवन पॉसिबल कि डायरेक्ट डिलीट करे। दिस इज वेरी गुड in terms of saving cost. So yeah, okay. So we have followed this documentation for setting up these carpenter C कैसा क्या चल रहा है। वन आपने यदि टेस्टिंग के लिए बनाया था क्लस्टर और सब कुछ, तो मेक श्योर यू क्लीन ऑल दोज रिसोर्सेज बिकॉज दे विल कॉस्ट यू। ई केस इज नॉट फ्री, एंड इफ यू हैव यूज्ड द फ्री टियर इंस्टेंस टाइप, वो भी कॉस्ट करेगा। So just make sure you uninstall the Helm, delete the roles that you have created, and then use EKS serial to delete the cluster that you have created. Okay. Now, I just wanted to show you these two concepts that we discussed prior. कि हमको node pool एक होता है in Carpenter, which is about the sizing your instances. अब ये node pool की basic है. You see the API version, the kind node pool, metadata name, you can put anything. This is default one. Now, in the spec section, you start giving out the information what your node pool look like. तो यहाँ पे टेम्पलेट में मेटा डेटा डाल सकते हो आप। दिस इज लाइक कि एक लेबल ऐड होगा किस टीम ने सेटअप किया है, या आप बिलिंग को इजी बनाने के लिए कुछ और एक सेटअप करना चाहते हो कि ये मेरी प्लेटफॉर्म सर्विस का है या ये मेरी बैक एंड सर्विस का है, इस तरह के कुछ लेबल or annotation add करना चाहे तो those can be added inside template. Now in the spec it comes the main important. आप node class reference this देना है पहले. This will be referencing to the node class that will create in next step ऐसा. So this has to match with the name that you create there. उसके बाद you'll आप tains दे सकते हो, what tains to attach to that node that Carpenter is going to launch, startup tains, and then the requirement. The requirement is the main part. Even if you don't use tains, that's fine. You can just remove all these settings. Whatever setting you don't want, just clean it out from the file. So make it readable and easy to learn. Now with the requirement section, it's the main important. The key will be the सेक्स कॉन्फ़िगरेशन, वो जो आपको बताना है. सो फर्स्ट की इज इंस्टेंस कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप इंस्टेंस चूज ऑप्शन देना चाहते हो कारपेंटर को चूज करने. यू कैन के लाइक इफ़ यू आर वेरी श्योर कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूट ज़्यादा लेता है, तो यू कैन गिव जस्ट सी and then give the CPU cores option. Like अभी हमने एक मिक्सचर लिया है CMR का, तो you can treat this as a default one or standard template, और फिर उसके ऊपर आप और टेम्पलेट बना सकते हैं which are specific to a specific use case, maybe a GPU one differently like that. फिर आप यहाँ पे देते हैं next is instance CPU, कितने CPU के instance you are allowing Carpenter to provision based on the request, 4 8 16 ऐसे. Now after that you will be instance hypervisor, क्या यूज़ करना है, mostly Nitro that people uses. Instance generation आप define कर सकते हो, like this is 2, you can define like 4 C5 C4 X large के ऊपर के ही एक instance launch करने हैं, ताकि आप हमेशा newer generation launch कर रहा है, जिससे ये make sure होता है. Topology जोन आप दे सकते हो किस जोन में लॉन्च करना है. इफ़ यू वांट जस्ट वन जोन यू कैन गिव वन. इफ़ यू गिविंग टू, it will choose one of them based on certain parameter, but it's like ये दो में से किसी एक में शेड्यूल कर सकता है. इफ़ यू वांट इन वन स्पेसिफिक, आप एक बन दे दो यहाँ. आर्किटेक्चर ये दोनों यूज कर सकता है बेस्ड ऑन द इनपुट इट्स गेटिंग फ्रॉम इन द एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन के अंदर ये आर्क वाला एक लेबल लगा के भेज सकते हो, जिससे कि उसको पता चले कौन सा आर्किटेक्चर में नोड इस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, तो वो उस आर्किटेक्चर लाइक ARM 64 और AMD 64.
उसके बाद कैपेसिटी स्पॉट चाहिए या ऑन डिमांड चाहिए, विच हेल्प्स इन कॉस्ट सेविंग, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्यू क्यूबलेट कॉन्फ़िगरेशंस दैट गोज इन टू द नोड कॉन्फ़िगरेशन दैट आई वोंट टॉक अबाउट। डिस्ट्रप्शन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, कि हमको डिस्ट्रप्शन में कॉस्ट सेविंग के पर्पज से देखते हैं कि जब दो केस हैं यहाँ पे, एक है व्हेन अंडर यूटिलाइज और व्हेन एम्प्टी। सो नाउ व्हेन अंडर यूटिलाइज, Carpenter will consider those nodes underutilized for consolidation. अब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि वो बड़े नोड को किल करके छोटा नोड बना दिया, या दो छोटे नोड हैं ऐसे जो खाली खाली पड़े, तो उनका एक पॉड को यहाँ से वहाँ मूव करके कंसोलिडेट कर दिया और एक को डिलीट कर दिया, विच हेल्प्स इन कॉस्ट सेविंग। और व्हेन एम्प्टी में जब कोई नोड एम्प्टी है तो उसको क्या करना है, वो उसको डिलीट करता है। कंसोलिडेशन आफ्टर 30 सेकेंड, तो ये 30 सेकेंड इज डिफ़ॉल्ट। तो आपने देखा था जब हमने जैसे ही पॉड डिलीट किया, उसने नोट भी डिलीट किया था, बिकॉज 30 सेकेंड इज स्मॉल विंडो। यू कैन गिव लाइक 60 सेकेंड और 2 मिनट और 4 मिनट, वट एवर यू वॉन्ट। कि यदि आपके पास बहुत कंटिन्यूस नोड्स आते हैं, पॉड्स आते हैं शेड्यूल होने के लिए, तो आप कंसोलिडेशन बढ़ा सकते हो ताकि बार बार नए नोड ना लॉन्च हो, विच इज़ लाइक नॉट गुड। तो ये चीज़ कर सकते हो, बट 30 सेकेंड इज़ वेरी एग्रेसिव फॉर कॉस्ट सेविंग प्रोस्पेक्ट्स। एक्सपायर आफ्टर, ये एक्सपायर का है कि आप वो जो नोड सेटअप हुआ है उसको रोटेट कितना टाइम पे करना चाहते हो, तो यू कैन सेट अ टाइम ऑफ लाइक लेट्स से इन 1 मंथ आई वांट टू एक्सपायर नोड एंड देन रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, तो वो एक्सपायर आफ्टर इज द टाइम। बजट्स नोट 10%, दिस इज अगेन कम्स अंडर द सेविंग। नहीं चाहते हो कि वीकेंड्स में आपका रिसोर्स सारे चले, तो ये बजट डिफाइन कर सकते हो कि मेरे ये शेड्यूल है। थोड़ी सी और बात कर सकते हैं हम व्हेन आई मेक स्पेसिफिक रिसोर्स अराउंड कॉस्ट सेविंग और एनीथिंग, तो वो जब भी वीडियो आएगा तो उसमें हम और बात कर सकते हैं। दिस इज़ द लिमिट, रिसोर्स लिमिट। एक नोड पूल कितना रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, इस पे फोकस है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक कि हम 4 कोर का हमने दे दिया, 8 कोर का दे दिया, 16 कोर के इंस्टेंस दे दिए। अब यदि किसी ने हैक कर लिया एप्लीकेशन और वो नोड लॉन्च किया जा रहा है, तो देयर शुड बी सम बाउंड्रीज, दीज आर दो बाउंड्रीज जो हम सेट कर सकते हैं। वेट है 10। वेट इज लाइक इफ यू क्रिएट मल्टीपल नोड पूल्स विद द सेम लेबल्स और मे बी 10, तो कौन सा प्रेसिडेंस होना चाहिए, उसके लिए ये वेटेज है। लेट्स गो टू द नोड क्लास। नोड क्लास एज आई सेड कि वो इंस्टेंस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। वो अभी इससे पहले हमने इस से डिसाइड किया कि क्या कैसे इंस्टेंस का साइज कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ क्रिएट करना है वो चीज़। नाउ वंस दैट इज़ फाइनलाइज्ड, कारपेंटर नीड कि कौन सा कहाँ सेटअप करना है इसको, किस सबनेट में, क्या सिक्योरिटी ग्रुप, क्या EMI फैमिली यूज़ करनी है, तो दोज आर देयर करना है। तो सबनेट आप ऐसे टैग के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक ऐड अ टैग लाइक दिस डिस्कवरी टैग ऑन योर सबनेट, और मे बी जस्ट गिव एन आईडी ऑफ सबनेट इफ़ यू हैव, और नाम से भी हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। लाइक यू हैव अ सबनेट कॉल्ड प्राइवेट और पब्लिक, यू वांट ऑल प्राइवेट टू बी इंक्लूडेड इन दिस सबनेट सेलेक्टर, तो आप प्राइवेट स्टार करके इस तरह से यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप भी इसी तरह है, जैसे सबनेट आपने दिया है उस तरह दे सकते हो, आईडी और नाम के थ्रू। फिर आप रोल देना चाहते हो कि ये इंस्टेंस पे कौन सा रोल अटैच हो, वो दे सकते हो। इंस्टेंस प्रोफाइल दे सकते हैं। EMI सेलेक्टर के लिए अलग से टर्म डिफाइन कर सकते हैं, यूज़र डेटा क्या डिफाइन करना है। सो ऑल इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन दैट यू कैन गिव थ्रू इट, लाइक अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में भी, दैट्स, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। लाइक टैग क्या क्या डालने हैं, टैग फॉर बिलिंग और एनी पर्पजेज, वो टैग ऐड कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे EBS का कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, क्या होना है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन, इट्स हर एक नीड को आपको केटर कर सकता है। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। हम इन्हीं चीज़ों को मेन होता है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दीज, यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट, एंड एज लॉन्ग एज आप आगे कॉन्फ़िगरेशन करते रहोगे, यू विल गेट टू नो मोर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड कारपेंटर। सो आफ्टर द डेमो, now we'll see, is it worth using the Carpenter, or who should consider this? Firstly, Carpenter is the game changer for Kubernetes users, especially जो cluster autoscaler की limitation से dissatisfied है. So cluster autoscaler, while functional, lack intelligence and flexibility that the current
modern workload demands. It is scale node using the same instance type across region and zone with the little control over the instance type and other parameters. तो हम इसको दो कैटेगरी में डिस्कस करते हैं. What are the pros of Carpenter and what are the cons of Carpenter? पहली चीज, Carpenter intelligently select करता है right instance type based on the workload requirement, and it eliminates the needs of manual intervention. तो हमको ये नहीं डिसाइड करना है बिफोर हैंड कि कौन सा इंस्टेंस टाइप लगेगा, विच इंस्टेंस टाइप इज बेटर फॉर आवर वर्कलोड, इज इट मेमोरी इंटेंसिव, इज इट सीपीयू इंटेंसिव, इज इट मिक्स्ड वन. तो हमको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं. दिस इज व्हाट कारपेंटर विल डू फॉर यू. You just define, okay, my application need this one, like let's say 100 millicore of CPUs, or maybe 3 GB of RAM, and then uh, place it or submit in the Kubernetes, and Carpenter will take care of selecting the right instance type. Next is flexibility. Unlike cluster autoscaler, कारपेंटर ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी. ये हर तरह के इंस्टेंस टाइप, जोन्स और बहुत सारे पैरामीटर के साथ काम कर सकता है. अ यूजर कैन इंटरेक्ट कारपेंटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, विच मेक इट हाईली अडॉप्टेबल, बिकॉज जो भी आपको चाहिए सब है उसके पास. यू कैन डिफाइन इट एंड इट गॉट्स द सोल्यूशन. मेन डिफरेंस एक और आता है नोड प्रोविजनिंग का. इट्स ग्रुपलेस नोड प्रोविजनिंग, अनलाइक द क्लस्टर ऑटोस्केलर. इन क्लस्टर ऑटोस्केलर, when a node is provisioned in AWS, वो एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू होता है. A node group translates to a cluster auto scaling group in ASG in AWS, and वो EC2 मैनेज करते हैं. तो इट्स द लेयर. In Carpenter, it's groupless. Carpenter operates the VM direct, which it speed ups the provisioning process. So I have also experienced it. Like, it speed up your node launching time by like 3 minutes, which is very major when you are working with very fast launched web apps or something like that. जैसे कि cluster autoscaler में एक single configuration configure करना रहता था, node group configure. Carpenter allow you to use multiple provisioners, which is now node node pool. Previously it was called provisioner, but now it's node pool. These are few of the pros that we discussed. और यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ, but these are the main important ones which helps you decide whether you want to use Carpenter in your environment or not. Now let's talk about the cons that associated with the Carpenter. While Carpenter setup itself, it's straightforward, just Helm install and you'll get it Carpenter resource up and running. But the pre-installation step in AWS is bit tedious, setting up roles for it, setting up a service account and all those permissions, bit tidy, but those are also very small. Right now, mostly as Carpenter is developed by AWS, it is highly adoptable in EKS environments. It does have some support for all other provider. So they say if you're running cluster anywhere in your local data center, Azure or anywhere, uh, Carpenter can be deployed and able to manage all of those. But if you go to their documentation, those are specific to EC2s and those types. So if you want to uh, see how many cores, how many uh, capacity is available on a particular instance type, it's very easily available for EC2s, AWS space, but not for others. So maybe you can say it's still EKS exclusive, but yeah, in future they'll definitely enhance this, because this is very good tool to use in other environments as well. In conclusion, मैं इसको इस तरह से रखना चाहूँगा कि if you are using EKS in AWS, Carpenter is no brainer. आपको यूज करना ही चाहिए. Just replace your autoscaler with Carpenter and see the magic. It's vastly superior alternative than existing option. Let me know if you have any feedback, and if you want more detailed video of Carpenter and
how we should approach it in bigger environments and all, do let me know in the comments.